नमस्कार। नमस्कार देवियों और सज्जनों। नमस्कार जी। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूं आप लोग सब बढ़िया होंगे। स्कूल के प्रैक्टिकल मैं क्लास में आया नहीं कि आपके बस बिल्कुल पुराने और वही सवाल चालू हो जाते हैं जिसमें आप दुनिया से परेशान और हैरान लगातार बार बार आप वही सवाल पूछते हैं कि सर स्कूल का क्या करें, पढ़ाई कैसे करें, मोटिवेट कैसे रहें, टाइम टेबल कैसे बनाएं। ये सब बातें बहुत बार हो चुकी हैं और सारे टीचर समय समय पे करते रहते हैं। थोड़ा थोड़ा काम करते रहना पड़ेगा। अच्छे बच्चे लगातार रिवीजन का सेशन जरूर बना रहे हैं। मैंने आपको एक बार बोला भी है और आप लोग उसको सीरियसली लेना। अच्छे बच्चे रिवीजन का शेड्यूल लगातार चला रहे हैं, मतलब एक हफ्ते में 3 से 4 टॉपिक रिवाइज कर रहे हैं। कैसे? 3 से 4 घंटे, किसी एक दिन में 2 घंटे, किसी दिन में 1 घंटा, किसी दिन में हाफ एन आवर, किसी में 3 आवर्स, ऐसे निकाल के वो पुराने टॉपिक के नोट्स को 2-3 बार पढ़ रहे हैं और उसके कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल देख रहे हैं। अपना जो भी फेवरेट बुक होगा, सिंगेज होगा, एच.सी. वर्मा, डी.सी. पांडे और कोई भी, एस.एल. अरोड़ा, गोबर गोगिया, बहुत सारी बुक्स होती हैं, प्रदीप, उनमें से कोई बुक से अपने सॉल्व्ड एग्जाम्पल देख ले रहे हैं, एनसीईआरटी के सॉल्व पूरे एक्सरसाइज के सॉल्यूशन देख ले रहे हैं और अपने मॉड्यूल से कुछ 15-20 सवाल, 30 सवाल, 50 सवाल सॉल्व करके देख ले रहे हैं। जब इतने क्वेश्चंस कर लेते हैं तो उनको इस टॉपिक के बारे में एक एवरेज नॉलेज हो जाती है। उनको सारे चीजें का फॉर्मूले एक बार लिख लिख के देख लेते हैं, उसी से शॉर्ट नोट्स बन जाते हैं। उस शॉर्ट नोट्स को बार बार पढ़ने से फॉर्मूले भी याद हो जाते हैं। ऐसा करिए, आपको पता चलेगा कि आप कर पा रहे हैं। मतलब आपको चीजें याद आ पा रही है, आपके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड आज आने लगेगी। बार बार पढ़ना है कि यह है कि एक बार रिवीजन से काम नहीं चलेगा। एक बार हर हफ्ते में 3 से 4 टॉपिक रिवाइज करो, अगले हफ्ते फिर 3 से 4। अगर ऐसा साइकिल घुमाओगे तो 2-3 हफ्ते में सारा रिवाइज हो जाएगा। फिर आगे और रिवीजन इजी हो जाता है। पहली बार रिवीजन थोड़ा डिफिकल्ट है, आगे इसी साइकिल को चलाओगे तो जो टॉपिक 3 घंटे में रिवाइज किया था वो 1 घंटे में रिवाइज हो जाएगा और फिर 10-15 सवाल एक्स्ट्रा कर सकते हो। यही तरीका है पुरानी चीजों को वापस वापस करते रहने का, जिससे कि हमारे एग्जाम में जाने से पहले, यानी 12th जब खत्म होगा तब तक 11th के सारे टॉपिक हमारे कंट्रोल में रहेंगे। आप उसकी चिंता मत कीजिए कि एक दिन ऐसा आएगा जब हम करेंगे। एक दिन नहीं आता, हमेशा हमेशा वो दिन चल रहा होता है। वो एक दिन कभी नहीं आएगा, हमेशा वो चलेगा। सर एक दिन ऐसा आएगा जब हवाएं ठंडी चलेंगी, दुपट्टे उड़ रहे होंगे, आसमान में बादल आ जाएंगे, फिर हम गाना गाएंगे ऐसे हाथ खोल के, ना 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 ना, तब 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 करेंगे रिवीजन। ऐसा नहीं होता। रिवीजन हमेशा चलेगा और चलेगा, नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। ये है। चलिए आज का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार देवी और सज्जनों, आपका स्वागत है। हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे और थर्मोडायनेमिक्स के बिल्कुल आखिरी पूछ रह गई है हमारे सिलेबस में। देखिए कितना सस्ता थर्मोडायनेमिक्स है। हमने 4 से 5 टॉपिक पढ़ लिए, हमने 4 से 5 प्रोसेस पढ़ लिए और हमने ये पढ़ लिया कि डेल्टा यू, डब्ल्यू और क्यू कैसे निकालते हैं। उसके अलावा हमने पढ़ लिया कि सी प्रोसेस क्या होता है, मोलर हीट कैपेसिटी। बस यही 5 पॉइंट्स और ग्राफ्स है। अब आज के क्लास में मैं 1-2 सवाल एडियाबैटिक का करा देता हूं, मतलब एक ऐसे लल्लू छाप सवाल कराता हूं, फिर कुछ सवाल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के 1-2 करा देता हूं, फिर साइक्लिक प्रोसेस के कुछ क्वेश्चंस कराता हूं। साइक्लिक प्रोसेस कोई प्रोसेस नहीं है, बहुत सारे प्रोसेस से मिलकर एक साइकिल बनेगा और साइक्लिक प्रोसेस में एफिशिएंसी पूछा जा सकता है। अलग अलग प्रोसेस में डब्ल्यू, डेल्टा क्यू और क्यू पूछा जा सकता है, डेल्टा यू और क्यू। इस तरह के साइक्लिक प्रोसेस के 2-4 सवाल कर लेते हैं और जनरल थर्मोडायनेमिक्स के सवाल कर लेते हैं। फिर आज के टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट जो बात हम पढ़ेंगे वो है हीट इंजन्स। और हीट इंजन्स को समझना जरूरी है। बहुत कम टीचर्स हैं जो हीट इंजन्स पढ़ाते हैं और सारी चीजें नहीं खोलते हैं। उसमें हम लोग हीट इंजन्स को देखेंगे। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही थियोरेटिकल बात है, ज्यादा कहानी है नहीं हीट इंजन्स में भी। तो आज कहानी खत्म हो जाएगी। टेस्ट सीरीज में जो 11th में नहीं पढ़ाया वो भी आ रहा है, उसका क्या करें? अरे दे दो यार उसको, 2 सवाल 4 सवाल होंगे, छोड़ देना। अगर हो जा रहे, स्कूल के लिए पढ़ा है, हो जा रहे तो कर लेना। ऐसा है, हर चीज में रो के कमी निकाल के कुछ नहीं होगा। सवाल करते हैं।
पीवी प्लॉट फॉर टू गैसेस ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस। सर एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है? वही जिसमें पी का पावर गामा इज कांस्टेंट होता है। तो सर आइसोथर्मल तो नहीं है, ये एडियाबैटिक है। दो एडियाबैटिक है, लेकिन मुझे पता चला जिसका गामा ज्यादा है उसका स्लोप ज्यादा होगा, जिसका गामा कम है उसका स्लोप कम होगा। अब गामा मोनो एटॉमिसिटी का उल्टा चलता है, तो लिखा है प्लॉट 1 and 2 शुड बी करस्पॉन्डिंग टू। अब हमने कहा 1 का गामा कम है और 2 का गामा ज्यादा है। कैसे पता चला? क्योंकि जिसका स्लोप ज्यादा है, स्लोप 1 का कम है और स्लोप 1 का ज्यादा। यह कैसे पता चला? क्योंकि जो ग्राफ थोड़ा ज्यादा वर्टिकल हो उसका स्लोप ज्यादा होता है, जो थोड़ा हॉरिजॉन्टल हो उसका स्लोप कम होता है। दोनों की स्लोप नेगेटिव है, लेकिन वैल्यू वाइज मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप 2 का ज्यादा है, 1 का कम है। तो गामा 1 कम है, गामा 2 ज्यादा है। गामा 1 कम है, जो कम होगा उसमें ज्यादा एटम होंगे, जो ज्यादा होगा उसमें कम एटम होंगे। तो लेस एटम, नहीं यहां पे मोर एटम लिख देते, मोर एटम इन मॉलिक्यूल, और इसमें लेस एटम। जिसका ज्यादा है गामा उसके एटम कम होते हैं। तो ये अगर डायटॉमिक होगा तो ये मोनोएटॉमिक होगा, ये पॉलीएटॉमिक होगा तो ये दो ही दिए हुए हैं। तो अगर ये डायटॉमिक हुआ तो ये मोनोएटॉमिक होगा। कोई ऐसा ग्राफ दिया है क्या, कोई ऐसा ऑप्शन दिया है क्या कि इसमें ये मोनोएटॉमिक है ये डायटॉमिक है? ये नहीं हो सकता। ये मोनोएटॉमिक है ये भी मोनोएटॉमिक, ये नहीं हो सकता। ये दोनों डायटॉमिक नहीं हो सकता। ये डायटॉमिक है मोनोएटॉमिक, हा, ये सही है। देखो टेस्ट सीरीज के सवाल आप गलत इंसान से पूछ रहे हैं। मैं आपके साथ केवल सब्जेक्ट पढ़ाने तक हूं। टेस्ट सीरीज कब होगी, उसमें कितने टेस्ट होंगे, उसका सिलेबस क्या होगा, ये ना तो कोई नॉर्मल जो टेस्ट होते हैं उनका सिलेबस मुझसे पूछा जाता है कि सर आपने कितना पढ़ा दिया, उसके हिसाब से टेस्ट देंगे। तो वो मैं बताता हूं, मैं उनको मैसेज कर देता हूं, वो लोग टेस्ट बना के आपके सामने रख देते हैं। लेकिन उसके अलावा जो टेस्ट सीरीज है या उसके अलावा भी कोई टेस्ट है तो उसकी ना तो मुझे जानकारी है, ना ही मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूं कि सर इस टेस्ट सीरीज में ये क्यों आ रहा है, उसमें वो क्यों आ रहा है। टेस्ट सीरीज के सवाल आप मुझसे मत पूछिए। कल टेस्ट क्यों नहीं हुआ इसकी इंफॉर्मेशन भी मुझको नहीं है भाई। हाँ, थर्मोडायनेमिक्स की डीपीपी क्यों नहीं आ रही है ये मैं पूछ लूंगा, मैं उनसे पूछ लूंगा जो अपने साथी है कि भाई डीपीपी क्यों नहीं आई। मुझे ऐसा लगता है कि थर्मोडायनेमिक्स की डीपीपी आनी चाहिए, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स तो मैंने पढ़ाया है, और मैंने पढ़ाया है तो मैंने डीपीपी भी बनाई है दूसरे बैच में, या उसमें भी मैंने नहीं बनाई है। वो अभिनव सर की डीपीपी आनी चाहिए। फिर अभिनव सर ने डीपीपी बनाई है थर्मोडायनेमिक्स की, आनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो लिखा, ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का हिसाब से याद आइडियाबैटिक का सवाल है। रिजिड डायटोमिक आइडियल गैस अंडरगोज एन आइडियाबैटिक प्रोसेस। तो गामा का वैल्यू बच्चों डायटोमिक है तो 7/5 हो जाएगा। फिर सवाल में लिखा है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का फंक्शन T इंटू वी का पावर x है, तो हमारा कांस्टेंट लिखा हुआ है। लेकिन एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए T इंटू वॉल्यूम का पावर गामा -1 कांस्टेंट होता है। तो T इंटू, अच्छा ये तो फिर गामा -1 का वैल्यू x हो गया, गामा का वैल्यू लिख दिया 7/5, -1 कर दिया तो x का वैल्यू आ गया 2/5। सवाल है 2/5, 2/5 ए ऑप्शन आंसर आ गया। सर कितने लल्लू छाप सवाल आते हैं, ऐसे ही लल्लू छाप आ जाएंगे कर देना भाई। बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड और सर एकदम नॉर्मल सवाल आते हैं, बिल्कुल अच्छे भी आते हैं, अच्छे भी करेंगे अभी, लेकिन नॉर्मल सवाल भी आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अच्छा सवाल है। इन अ प्रोसेस टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस आर वेरीड
अकॉर्डिंग टू द रिलेशन Vt इक्वल टू के, यानी V का पावर 1 T का पावर 1 इक्वल टू कांस्टेंट। ये एडियाबैटिक नहीं दिया है, ये कोई भी प्रोसेस दिया है। अब जब कोई भी प्रोसेस ऐसा हो गया तो हम इसको पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कहेंगे, क्योंकि जब भी ऐसा प्रोसेस बन जाता है जिसमें हमारे ये 4-5 प्रोसेस से डायरेक्टली मिलता जुलता नहीं है, पॉलीट्रॉपिक हो जाएगा। तो हमने लिखा Vt इक्वल टू कांस्टेंट, लेकिन पॉलीट्रॉपिक को हम पीवी के टर्म्स में लिखना चाहते हैं, तो V को रहने देते हैं और PV इज इक्वल टू nRT से T का वैल्यू PV बाय NR लिख देते हैं इक्वल टू कांस्टेंट के, तो आएगा PV स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। अगर PV स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा तो हम लोग इसको PV का पावर X से कंपेयर कर देंगे, तो कंपैरिजन से X का वैल्यू 2 आ जाएगा। फिर पूछा गया है अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय डेल्टा टी, और यहां पे 1 मोल गैस का दिया है। तो आपको याद होगा ऐसे प्रोसेस में Q का वैल्यू हमने लिखा था n CV डेल्टा टी प्लस n R डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस x। ये वर्क डन का रिजल्ट था, ये डेल्टा U का रिजल्ट था। अगर ये याद है तो डायरेक्टली कर देंगे। 1 मोल गैस हो गया। CV का वैल्यू मोनो एटॉमिक गैस है 3R/2। कुछ बच्चे बेचारे अभी भोले, उनको यही पता नहीं चल रहा कि CV CP सर कैसे लिख रहे हैं। ये 3-4 बार मैं लिखवा चुका हूं और उसको बार बार एक्सप्लेन भी कर चुका हूं। डिग्री ऑफ फ्रीडम से भी एक्सप्लेन कर दिया, वैसे मैंने बोला डायरेक्टली याद कर लो। CV 3R/2 और डेल्टा टी प्लस NR डेल्टा टी, n की जगह 1 लिख दिया, डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस x की जगह 2 लिख दिया, यहां पे -1 हो गया। तो 3R/2 माइनस R डेल्टा टी आ गया, तो 1/2R डेल्टा टी हो गया। 1/2R डेल्टा टी हमारा आंसर है। सर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस पढ़ के गए तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल सही कहा। सर आप 2020 के क्वेश्चन क्यों नहीं कराते तो हम 2021 के भी नहीं हैं। क्यों? क्योंकि 2021 और 2020 के सवाल आप खुद करो और जितना मैंने पढ़ाया उससे एक बार क्रॉस चेक करो कि 2020 और 2021 के सवाल हमसे सॉल्व हो रहे कि नहीं हो रहे। सारे ही मैं करा दूंगा, तो तुम लोग क्या करोगे? एक रीजन ये है। दूसरा रीजन ये है कि ये सवाल इसलिए ऐसे क्योंकि जो हमारे पास सॉफ्ट कॉपी थी वो 2019 तक की थी, 2020 वाली सॉफ्ट कॉपी नहीं थी। तो अब या तो वेबसाइट से किसी से निकालने पड़ते, सॉफ्ट कॉपी से ठक 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 हमारी टीम बना देती है। तो वो एक आलस है कि 2019 तक के दिए हुए। लेकिन 2020 के मैंने ज्यादा फाइट भी नहीं मारे, अनलेस चैप्टर बहुत डिफिकल्ट हो और उसमें और जरूरत पड़े सॉल्व एग्जांपल्स की। जैसे सेमीकंडक्टर मैंने 2021 तक के क्वेश्चंस कराए हैं। किस चैप्टर में? सेमीकंडक्टर में, 12th वालों को। क्यों? क्योंकि सेमीकंडक्टर में लोगों को एक्स्ट्रा डर लगता है। आप लोगों के साथ अभी बहुत समय है, जब आप लोग पहुंचेंगे एग्जाम में तो 2021 और 2022 के भी सवाल आपको मिल जाएंगे। तब तक तो आपके लिए 3 साल का बड़ा चंक ऑफ क्वेश्चंस मिलेगा आपको। उसको अगर आप अच्छे से रिवाइज करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चंस हमसे सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं। तो भाई 1 साल के मैं करवा दे रहा हूं, 1-2 साल के तुम कर लो। चलिए, ये हमने अभी ये 2-3 सवाल किए और पॉलीट्रॉपिक का एक सवाल हो गया, एक एडियाबैटिक का हो गया, एक और एडियाबैटिक का हो गया। बहुत सिंपल सवाल है, सीधा फॉर्मूला बेस्ड। ये हमने लास्ट टाइम कर लिया था, एफिशिएंसी ऑफ साइक्लिक प्रोसेस। ये पता नहीं यहां से ये क्या आ गया है, एफिशिएंसी ऑफ साइक्लिक प्रोसेस। इस एफिशिएंसी ऑफ साइक्लिक प्रोसेस में ठीक है, ये वाला टर्म अभी हमने नहीं सीखा है, लेकिन ये सीख लिया, टोटल मैकेनिकल वर्क डन बाय द गैस इन द होल प्रोसेस, यानी कि पूरा साइक्लिक, पूरा फुल साइकिल। और हीट अब्सॉर्ब बाय द गैस ओनली पॉजिटिव वाला नंबर। अगर डिनोमिनेटर में केवल पॉजिटिव वाला हीट लिख दो और न्यूमरेटर में सारी हीट का सम लिख दो तो साइक्लिक प्रोसेस का एफिशिएंसी आता है। ये कार्नोट अभी कराया नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला अभी मैं कराऊंगा। इसको हीट इंजन के नाम से टॉपिक लिखूंगा तब कराऊंगा। तो इसको लिख देते हैं, बाद में करेंगे पीएम के। आगे बढ़ते, अब साइक्लिक प्रोसेस के कुछ सवाल करते हैं और देखते हैं कि साइक्लिक प्रोसेस में क्या क्या पूछा जा सकता है। हम लोग को मेनली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की प्रैक्टिस करनी है इसमें। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, चाहे प्रोसेस का पता हो या नहीं हो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखो।
A sample of an ideal gas is taken through the cyclic process ABCA as shown in the figure. ABCA, ठीक है. The change in internal energy of the gas along path CA along path CA is minus 180 joule. The gas absorbs 250 joule of heat along the path AB and 60 joule along path BC. Work done by gas along path ABC. तो A से B का हीट है 250 और A से B से C का हीट है 60 जूल. यानी A से B होते हुए C का हीट है 310 जूल. इन दोनों को ऐड कर दिया. अगर C से A का चेंज इन इंटरनल एनर्जी C से A का, तो डेल्टा U A से C का चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस 180 जूल हो जाएगा, क्योंकि ये केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है. अगर C से A आने में चेंज इन इंटरनल एनर्जी माइनस 180 है, तो A से C जाने की इसी का अपोजिट यानी प्लस 180 जूल हो जाएगी, बिकॉज वी आर मूविंग फ्रॉम A टू C. अब हमारा वर्क डन इज Q माइनस डेल्टा U हो जाएगा. Q A से B से C वाला और W A B C वाला और Q A B C वाला और ये A B C वाला, लेकिन ये पाथ पे डिपेंड करता नहीं. तो डायरेक्ट A से C का जो डेल्टा U है वही A से B से होते हुए C का डेल्टा U है. तो ये दोनों वैल्यू सेम है. तो अगर इस पूरे 310 में से अगर मैं 180 जूल माइनस कर दूं तो हमारा आंसर 130. चलिए, कह रहे बिल्कुल आसान आसान सवाल करा रहे, कुछ अच्छा कराओ सर. जैसे होता नहीं है कि दुकान में साड़ी देखने गए हैं कि अरे भाई साहब क्या दिखा रहे हो, कुछ अच्छी दिखाइए, कलर वाली फुल कलरफुल दिखाइए. ये क्या है? चलिए देखिए साहिबान, ये देखिए, ये मनीष मल्होत्रा कलेक्शन आपके लिए स्पेशल. मनीष मल्होत्रा कलेक्शन देखिए. चलो पढ़ते हैं इसको. अ सैंपल ऑफ एन आइडियल गैस is taken through a cyclic process ABCA. It absorbs 50 joule of heat during part AB. So QAB is plus 50 joule. Absorb किया ना, plus 50 लिख दिया. अच्छा, no heat during B से C. तो QB से C वाला no heat 0 and rejects 70 joule during CA. C से A आने पर माइनस 70 जूल हो गया. 40 जूल और वर्क डन इज ऑन द गैस ड्यूरिंग पार्ट BC. W B से C इज प्लस 40 जूल माइनस 40 जूल. वर्क डन ऑन द गैस है, लेकिन हम लोग वर्क डन बाय द गैस कहते हैं, तो माइनस 40 लिखा हुआ. 40 जूल इज वर्क डन ऑन द गैस इन पार्ट BC. माइनस 40 WBC हो गया. फिर हमने बोला कि Q टोटल इक्वल टू W टोटल. अब Q टोटल में ये तीनों लिख रहे हैं 50 प्लस 0 माइनस 70 इक्वल टू. W टोटल में 3 लिखना है, लेकिन हमने W टोटल में WAB प्लस WBC प्लस WCA लिखना है. फाइंड इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस एट B एंड C. इफ इट इज एट 1500
एट ए, यहां पे इंटरनल एनर्जी का वैल्यू 1500 है, तो यहां और यहां पूछा है। चलिए अभी बताते हैं, लेकिन यह पता चल गया कैलकुलेट द वर्क डन बाय गैस ड्यूरिंग प्रोसेस सीए। ए बी का वर्क डन 0, क्योंकि ए बी वाला प्रोसेस मुझे आइसोथर्मल दिख रहा है ग्राफ से, सॉरी आइसोकोरिक प्रोसेस दिख रहा है, ए बी वॉल्यूम कांस्टेंट, तो ए बी का वर्क डन 0 है। बी से सी का वर्क डन -40 है, और सी से ए का वर्क डन पूछा है, ये लिख दिया, यहां पे लिख दिया 50 + 0 -70, यहां पे इधर भेज दिया तो -40 हो गया, +40, 90 माइनस, तो ये आ गया +20 वर्क डन इन प्रोसेस सीए। अब पूछा है वर्क डन बताओ, तो ये ए से बी प्रोसेस देख लेते हैं। ए बी में हीट है 50 और वर्क डन है 0, तो डेल्टा यू ए बी इज 50 - 0 यानी 50, क्योंकि ए से बी का डेल्टा यू प्लस में आ रहा है, तो ये 1550 हो गया। फिर लिखा है ए से सी, बी से सी, बी से सी का वर्क डन क्यू 0 है और वर्क डन -40 है, तो यहां पे डेल्टा यू का वैल्यू Q - W होता है, और Q - W में Q है 0 और वर्क डन है -40, यानी यहां पर हो गया +40, तो ये 1550 है, यहां पे हो जाएगा 1590, और 1590 के बाद यहां हो जाएगा 1500। ठीक बात। साल भर 11th में रहने के बाद अगर कोई बच्चा बोले सर नींद बहुत आती है, सर पढ़ने का मन नहीं करता, सर मेरे को मजा नहीं आता, अभी ये सब बातें अगर कोई कर रहा है, इसका मतलब है भाई यू आर नॉट रेडी। अभी आपको मेहनत कराने की हमें जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपको खुद ही धगाधग भागना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक नया मनीष मल्होत्रा। टू स्लो, एक बच्चा कह रहा बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। हाँ भाई धीरे ही पढ़ाएंगे, क्योंकि ये सवालों का समय है, अगर अभी भगा दिया तो फिर सवाल ही तो पढ़ने हैं, इसमें फॉर्मूला तो सबको पता है। 2-4 क्वेश्चंस में ये करके देख लो और 2-4 क्वेश्चन घर के लिए देख लो। एक ये आखिरी सवाल है, ये कर रहे हैं। फिगर शोज 3 प्रोसेसेस फॉर एन आइडियल गैस, द टेम्परेचर एट ए इज 600 केल्विन। ए पर टेम्परेचर 600 केल्विन है, टी ए इज 600, वॉल्यूम 1 मीटर और प्रेशर 16 ATM है। बहुत बढ़िया। इससे नंबर ऑफ मोल्स आ सकते हैं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी कर देंगे तो हमें एनआर का वैल्यू PV/T से आ जाएगा। चलिए मान लो हमें नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए, फिर लिखा द वॉल्यूम एट बी इज 4 लीटर। यहां का वॉल्यूम 1 लीटर है, यहां का 4 लीटर है, बिल्कुल ठीक लिखा भी हुआ है। Now the volume out of 2 process AB and AC, one is adiabatic, other is isothermal। तो हमें पता चल गया ये वाला प्रोसेस जो स्लो डिप्रेसिंग है वो आइसोथर्मल है, और जो फास्टर नीचे आया वो एडियाबैटिक है। ठीक है। ही नहीं, the other process is isothermal. The ratio of specific heat of gas is 1.5। गामा का वैल्यू दिया है 1.5, इसको लिख देते गामा। आंसर द फॉलोइंग, विच ऑफ द प्रोसेस ABAC इज एडियाबैटिक? AB इज एडियाबैटिक। Y का लॉजिक आपको पता है, ये कहानी खत्म हो गई। दूसरा पार्ट, कंप्यूट द प्रेशर ऑफ गैस एट B एंड C। तो यहां से यहां तक एडियाबैटिक प्रोसेस लेके आ रहे हैं,
यहां पे प्रेशर 16 है, तो प्रेशर 16 वॉल्यूम का पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट 16 वॉल्यूम का पावर 1, वॉल्यूम 1 है का पावर 1.5 इक्वल टू P इंटू वी मतलब 4, वॉल्यूम का पावर गामा, गामा का मतलब 1.5। अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 का पावर 1.5 तो कुछ होता नहीं है। 16 इक्वल टू P इंटू 4 का पावर 1.5 यानी 3/2। तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 से डिवाइड करेंगे तो प्रेशर एट बी आ गया, प्रेशर एट बी 2 atm। तो प्रेशर एट बी तो आ गया 2 atm। अच्छा, यहां पे 16 है, यहां पे प्रेशर 2 atm है, 2 है, तो प्रेशर का वैल्यू यहां 2 है, तो यहां पर भी प्रेशर का वैल्यू 2 होगा। तो प्रेशर एट सी इज 2, क्यों? क्योंकि ये आइसोबैरिक प्रोसेस है, तो प्रेशर एट सी इज ऑल्सो 2 atm। ये देखिए कहानी खत्म। अरे भैया देखो फिर समझो, पिछले वाले ग्राफ में कह रहा इंटीग्रेशन से हम एरिया नहीं निकाल सकते। इसका इक्वेशन तुम्हें पता है क्या? इसका इक्वेशन हमें कुछ पता नहीं है, तो हम कैसे करेंगे भाई इसको? हमको कुछ नहीं पता है कि गैस कौन सी है, ये जो ग्राफ है इसका शेप क्या है, इसकी इक्वेशन क्या है, तो इंटीग्रेट क्या हवा में कर दोगे? जैसे इसमें तो फिर भी पता है, क्योंकि लिखा है एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस से तो गामा का वैल्यू हमें पता चल गया, ऐसा है। चलिए, लिखा है कंप्यूट द टेम्परेचर एट बी एंड सी, कंप्यूट द टेम्परेचर एट बी एंड सी। तो टेम्परेचर ए का हमें पता है 600 केल्विन, तो टेम्परेचर सी का भी हो जाएगा 600 केल्विन। कैसे पता चला? क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है और आइसोथर्मल में दोनों पॉइंट का टेम्परेचर सेम होता है, तो सी का टेम्परेचर 600 केल्विन हो गया। अब बी का प्रेशर भी पता है, वॉल्यूम भी पता है, और सी का, तो हम लोग बी और सी के लिए बात करेंगे। बी टू सी, V1/T1 इक्वल टू V2/T2, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट हो गया। यहां पे वॉल्यूम 4 है और टेम्परेचर को TB लिख दिया, और यहां पे वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम तो हमें यहां पता लगाना, ये तो अगला पार्ट हो गया। एडियाबैटिक प्रोसेस करते हैं या PV/T को कंजर्व कर देते हैं, तो प्रेशर ए से बी के लिए सॉल्व करते हैं, तो प्रेशर है 16 PV/T कांस्टेंट है, P1 V1/T1, P2 V2/T2। ध्यान से देखना, प्रेशर है 16, वॉल्यूम है 1, टेम्परेचर ए पर है 600 केल्विन, इक्वल टू नया यहां पे प्रेशर है 2, वॉल्यूम है 4, टेम्परेचर मालूम नहीं, इस टेम्परेचर को TB लिख दिया, तो TB का वैल्यू सॉल्व किया, 16 ये कैंसिल करा, ये 2 आ गया, 2 से 300 कैंसिल कर, 600 कैंसिल करा तो 300 केल्विन आ गया। मतलब मुझे बी का टेम्परेचर पता चल गया 300 केल्विन, और सी का टेम्परेचर पता चल गया 600 केल्विन। ए का टेम्परेचर ऑलरेडी 600 केल्विन था। यह हुआ तीसरा पार्ट, यह हुआ दूसरा पार्ट। अब हुआ चौथा पार्ट। चौथा में पूछा है वॉल्यूम एट सी बताओ, तो यहां पे लिख देंगे V1/T1 इक्वल टू V2/T2। हम जा रहे हैं बी से सी वाले प्रोसेस में। देखो, अगर हम बी से सी जा रहे हैं, बी से सी, तो प्रेशर कांस्टेंट है, इसलिए V1/T1 V2/T2। अब V1 की जगह लिख दिया 4, T1 की जगह लिख दिया 300, V2 की जगह लिख दिया VC, और T2 की जगह लिख दिया 600। 600 300 मल्टीप्लाई किया, इधर ऊपर भेज दिया, VC का वैल्यू हो गया 8। देखो कैंसिल करा, डबल हो जाएगा, 8 लीटर। आंसर आ गए, सारे आंसर हमको चुपचाप पता चल गए केवल इक्वेशंस लगा लगा के। इन तरह के क्वेश्चंस में थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ा थोड़ा सा काम करते चलना है, थोड़ा थोड़ा पेशेंस। बोल रहे केटीजी का डीपीपी बहुत हार्ड था। आप एक बार केटीजी का डीपीपी अपने ग्रुप में भेज देना भाई, फोटो खींच के भेज देना। कौन से? विजय जेई वाले ग्रुप में आप भेज देना। हाँ,
टीवी का पावर गामा -1 से भी हो जाएगा, यहां का टेम्परेचर निकल आएगा। लेकिन मैंने सोचा प्रेशर वॉल्यूम दोनों पता ही है और एक जगह का टेम्परेचर निकालना है, तो फिर पावर में जाने की क्या जरूरत, P1 V1 by T1 इक्वल टू P2 V2 by T2 करेंगे तो पावर नहीं सॉल्व करनी पड़ेगी। इस हिसाब से मैंने थोड़ा लालच आ गया मेरे को, सॉल्विंग ईजियर बन जाएगी। चलिए एक सवाल और देखते हैं, उसके बाद के 2-3 क्वेश्चंस आपको करने हैं। ये होमवर्क है, चलो ये इजी सवाल है, होमवर्क दे देते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं सर इजी वाले खुद कर लेते हो और डिफिकल्ट वाले हमें दे देते हो। चलो एक सवाल करते हैं, ये एडवांस का क्वेश्चन है, क्योंकि एडवांस के क्वेश्चन में बड़े बड़ों की पिशुम हो जाती है, इसलिए हम पिशुम ना हो इसलिए करके देखते हैं। अ गैस इज एनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर विद मूवेबल फ्रिक्शनलेस पिस्टन, यानी वर्क डन होगा यहां। इट्स इनिशियल थर्मोडायनेमिक स्टेट एट प्रेशर 10 का पावर 5 एंड वॉल्यूम का वैल्यू 10 का पावर -3 चेंजेस टू फाइनल स्टेट 1/32 10 का पावर 5 एंड फाइनल वॉल्यूम 8 into 10 का पावर -3 in an adiabatic quasi-static process such that PQV का पावर 5 is constant। अब क्योंकि सवाल में एडियाबैटिक लिख दिया और एडियाबैटिक में P क्यूब V का पावर 5 इज कांस्टेंट लिख दिया, तो हमने इसको पावर 3 से डिवाइड कर दे तो 5/3 इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब गामा का वैल्यू 5/3 आ जाएगा। तो हमको गामा का वैल्यू छुपा के दे दिया है, इसमें मुझे देखते ही पता चल गया कि गैस मोनोएटॉमिक थी। चलिए फिर लिखा है कंसिडर अनदर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस दैट ब्रिंग्स द सिस्टम फ्रॉम सेम इनिशियल स्टेट टू सेम फाइनल स्टेट इन 2 steps। an isobaric expansion at pressure P1 followed by isochoric process at volume Vf। The amount of heat supplied to the system in the 2-step process, एक है आइसोबैरिक। आइसोबैरिक प्रोसेस का Q का फॉर्मूला NCP डेल्टा T होता है। मैंने ऐसे सोचा CP की जगह R बाय गामा -1 लिख देता हूं, क्योंकि गामा का वैल्यू गामा R बाय गामा -1 लिख सकता हूं, क्योंकि गामा का वैल्यू हमें पता है, डेल्टा टी कर दूंगा। और NR डेल्टा टी को P2 V2 माइनस P1 V1 कर दूंगा। अब क्योंकि मुझे यह पता है गामा का वैल्यू 5/3 -1 कर देंगे तो 2/3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 5/2 हो जाएगा। 5/2 इंटू फाइनल और इनिशियल प्रेशर सेम है क्योंकि आइसोबैरिक प्रोसेस है, तो प्रेशर का वैल्यू पीआई था, यानी कि वो ये वाला। तो प्रेशर की जगह लिख दिया 10 का पावर 5 इंटू V2 माइनस V1। तो V2 का वैल्यू है 8 इंटू 10 का पावर 3 -10 रेज़्ड टू पावर -3। ये हमारा वर्क डन आ गया 5/2 इंटू ये 7 हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 700। चलिए ये हो गया। दूसरा है हमारा कि अब P2 V2 से P3 V3 जा रहे हैं, तो हमारा Q का वैल्यू आइसोकोरिक में होता है NCV डेल्टा टी। NCV डेल्टा टी को NR बाय गामा -1 डेल्टा टी कर दिया। गामा का वैल्यू 5/3 है, 5/3 -1 करेंगे तो 2/3 आ जाएगा, ऊपर भेज देंगे तो 3 हो जाएगा। तो 3/2 यहां पर भी लिख दिया P2 V2 माइनस P1 V1। अब ये जहां पर है वहां पर प्रेशर का वैल्यू कांस्टेंट था 10 का पावर 5, तो P2 और वहां से प्रेशर जा रहा है 1/32, तो फाइनल प्रेशर हो गया 1/32 इंटू 10 का पावर 5 इंटू वॉल्यूम का वैल्यू है 8 इंटू 10 का पावर -3। तो 8 इंटू 10 का पावर -3 माइनस इनिशियल प्रेशर था 10 का पावर 5 इंटू वॉल्यूम था 8 इंटू 10 का पावर -3। इसको सॉल्व करते हैं तो ये 1/4 हो जाता है, तो ये 8 माइनस 1/4, 800 माइनस 100/4, 100/4 होता है 25। तो
3/2 इंटू -775, ये हमारा Q का वैल्यू आया, इसको लिख दिया Q2, और यहां पे आया Q1, उसका वैल्यू हो गया, इसको 350 कर देते हैं तो 1750। अब थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर से। 1750 तो हमने दोनों हीट को ऐड कर दिया, एक आ रहा 1750, दूसरा आ रहा है कितना आ रहा था, 775 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, 1162.5। तो इससे सॉल्व करेंगे 587.5 जूल आ जाएगा। तो आंसर हमारे चारों ऑप्शन में से 588 जूल वाला मामला ठीक लग रहा है। रागिनी भारद्वाज का बर्थडे है आज, हैप्पी बर्थडे रागिनी। चलो ये वाले क्वेश्चन में ऑल्सो फाइंड एफिशिएंसी भी कर देते हैं, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस है, उससे एफिशिएंसी का भी हमको एक प्रैक्टिस हो जाएगा। वैसे तो सवाल में पूछा कुछ और गया है, लिख पढ़ लेते हैं। द शोन पीवी डायग्राम रिप्रेजेंट्स थर्मोडायनेमिक साइकिल ऑफ एन इंजन ऑपरेटिंग विद द आइडियल मोनो एटॉमिक गैस। द अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सोर्स इन अ सिंगल साइकिल, यानी टोटल क्यू का वैल्यू पूछा गया है। अब मैं एक बार चेक कर लेता हूं। क्यू यानी कि पॉजिटिव वाला, Q1 यानी पॉजिटिव वाला क्यू पूछा है। तो हमको यह पता है कि ऐसे साइकिल में जो टोटल वर्क डन होता है वो टोटल हीट होता है, लेकिन टोटल हीट सोर्स से आने वाला हीट नहीं होता, वो सोर्स से आने वाला और सिंक में रिजेक्ट होने वाला हीट का सम होता है। तो Q1 और Q2 मिला के जो आएगा उसको हम टोटल W टोटल बोल सकते हैं। अब Q1 का वैल्यू क्वेश्चन में पूछा है, Q2 भी दिया नहीं है, लेकिन W टोटल का वैल्यू इसके ग्राफ के एनक्लोज्ड एरिया से आ जाएगा, वो P0 इंटू V0 है। तो मुझे Q1 और ये Q2 जो नेगेटिव वाला है इसका आंसर और चाहिए Q2। अब मैं आपको ये बता सकता हूं कि हमारे पास एक प्रोसेस है A से B, इसमें प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर बढ़ा तो टेम्परेचर बढ़ा, तो टेम्परेचर बढ़ा तो ये बढ़ता हुआ प्रोसेस है, इसमें हीट देनी पड़ती है, और इसमें भी टेम्परेचर बढ़ता है तो इसमें भी हीट देनी पड़ती है। यानी कि एक तरीका तो यह है कि जो भी हीट हमने A से B में दी और जो भी हीट हमने B से C में दी वही हीट गिवन होनी चाहिए। अब A से B जो प्रोसेस है वो आइसोकोरिक प्रोसेस है और B से C वाला जो प्रोसेस है वो आइसोबैरिक है। सर इस प्रोसेस में क्या प्रॉब्लम है, ये प्रोसेस में हम नीचे आ रहे हैं, नीचे मतलब प्रेशर घट रहा है, प्रेशर घटेगा तो टेम्परेचर भी घटेगा, जिससे डेल्टा यू और डेल्टा यू नेगेटिव हो जाएगा, क्यू नेगेटिव हो जाएगा। इसमें पीछे आ रहे हैं तो वॉल्यूम घट रहा है तो टेम्परेचर भी डिक्रीज करेगा, और वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है तो वर्क डन भी नेगेटिव होगा। तो आप खेल समझना, 4 प्रोसेस है, एक में वैल्यूज बढ़ रही हैं तो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसमें हीट आएगी,
इसमें वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वॉल्यूम बढ़ने से वर्क डन भी पॉजिटिव हो रहा है और डेल्टा यू भी पॉजिटिव आ रहा है, तो इसमें भी हीट पॉजिटिव आएगी। लेकिन वापस जाने पे हीट नेगेटिव आएगी, वापस जाने पे यानी वैल्यू डिक्रीज करेंगे तो हीट रिजेक्ट होगा और वैल्यूज इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग इंक्रीज हो जाएगा, तो डेल्टा यू भी पॉजिटिव आएगा और डब्ल्यू भी पॉजिटिव आएगा। तो थोड़ा ऐसे लॉजिक बना लिया मैंने। तो मेरे पास दो प्रोसेस ऐसे जिसमें वैल्यूज इंक्रीज कर रही थी, तो उन्हीं में मुझे हीट देना पड़ेगा, बाकी दो में हीट रिजेक्ट होगा। तो मैं ऐसे ही ऐड कर देता हूं, इससे या तो हमें नेगेटिव वाला निकालना पड़ेगा, वो ऐड करेंगे, एक ही बात है। तो Q, इसका Q का वैल्यू निकाल रहे हैं A से B का, तो लिखा N CV डेल्टा T और यहां पे लिखा N CP डेल्टा T। ये दोनों डेल्टा T अलग है। N CV को लिख दिया 3R/2 और यहां मोनो एटॉमिक है तो 3R/2 और यहां लिख दिया 5R/2, तो N 3R/2 डेल्टा T प्लस N 5R/2 डेल्टा T। याद रखिए ये डेल्टा T दोनों के अलग हो सकते हैं, इसलिए मैं कॉमन नहीं ले रहा हूं। NR डेल्टा T को यहां लिख सकते हैं P2V2 माइनस P1V1। अगर A से B जाओगे तो P2 का वैल्यू 2P0 और वॉल्यूम का वैल्यू V0 है, तो 2P0V0 माइनस P0 V0 यानी 2P0 V0 माइनस P0 V0 हो जाएगा, प्लस 5/2 इंटू NR डेल्टा T को यहां लिख सकते हैं P2V2 विच इज 4P0 V0 माइनस 2P0 V0, तो 4P0 V0 माइनस 2P0 V0। तो इसको सॉल्व करा C, B से C के लिए, और इसको सॉल्व करा A से B के लिए। फाइनल माइनस इनिशियल हो रहा है P2V2 माइनस P1V1, तो ये 2P0 V0 से 2 डिवाइड होगा तो 5 यहां आ जाएगा और यहां 1 रह जाएगा, तो 3/2 यानी 5P0 V0 प्लस P0 V0/2, तो यानी कि आंसर आया 11P0 V0/2। हमारा आंसर गड़बड़ आ रहा है, इसमें आंसर बी लिखा है, मैं इसको काट के आंसर सी कर देता हूं। एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना, मेरे हिसाब से आंसर सी आना चाहिए। ये बी से सी कौन सा प्रोसेस है? एक बच्चा बोल रहा है सर 5 कहां से आ गया? बी से सी कौन सा प्रोसेस है? आप कहेंगे आइसोबैरिक प्रोसेस है। आइसोबैरिक प्रोसेस में सी प्रोसेस क्या होता है? सर सीपी होता है। सीपी का वैल्यू क्या होता है? 5R/2 होता है। यहां पे कौन सा प्रोसेस है? सर ये कांस्टेंट वॉल्यूम वाला आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक का मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है? सीवी होता है। सीवी का वैल्यू क्या होता है? 3R/2। सर कौन सा गैस है? मोनो एटॉमिक। 3R/2 5R/2 यही तो होता है। बी आएगा। अब अगर यहां पे नेगेटिव वाला निकालना होता तो हमको सी से डी और ए से डी वाला, डी से ए वाला अगर क्यू दोनों निकाल के यहां रख देंगे और फिर उसको ले जाएंगे उधर तो आ जाएगा, बी ही होगा। अच्छा मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया क्या? चलो अरे 3/2 तो है ही ना, यहां 2 कैंसिल नहीं हुआ, ये 3/2 ही रहेगा। 2P0 V0 माइनस P0 V0 3/2 है। अरे हाँ सही आ रहा भाई। ये 3/2 है और ये 2P0 V0 माइनस P0 V0 है, तो P0 V0 3/2 हो जाएगा। तो 3/2 हो जाएगा तो यह 10 प्लस 3 13/2 ही आ जाएगा। मेरा आंसर गलत था, मेरा दिमाग खराब हो गया था, फिर मैंने उसको ऐसे ही सोच लिया, पता नहीं क्यों सोच लिया, मुझे कहा 3 गायब कर दिया। चलिए ऐसा मिस्टेक हो गई। चारों ऑप्शन में सी भी मैच कर रहा था, ऐसा मेरे हिसाब से लग रहा था। हालांकि ये आंसर सही दिया भी हुआ है, ये सही है। चलिए इसको होमवर्क लिख देते हैं, आप करते लिखते जाइए होमवर्क। चलिए अब हमारा फाइनल टॉपिक है हीट इंजन्स। बच्चों इसमें बहुत ही सिंपल रखेंगे, इसको ज्यादा भोकाल नहीं बनाएंगे, बहुत सिंपल रखेंगे। हीट इंजन्स का अंदर क्या हो रहा है, पिस्टन कितने हैं,
कहां पे फ्यूल जा रहा है, ये सब हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में हीट इंजन्स का ओवरव्यू है। ओवरव्यू किसको कहते हैं कि ऐसे मतलब फर्जी तरीके से पढ़ना, फर्जी तरीके से पढ़ना। हमें इंजन की केवल प्रॉपर्टी पढ़नी है, इंजन का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना, इंजन की असली वर्किंग नहीं पढ़नी, केवल आउटर वर्किंग। चलिए, यहां पे एक गैस है जिसको हम वर्किंग सब्सटेंस कहते हैं, वर्किंग सब्सटेंस। जैसे अगर स्टीम इंजन होगा तो इसमें वर्किंग सब्सटेंस स्टीम होगा, स्टीम। हम स्टीम के साथ खेलेंगे तो वर्किंग सब्सटेंस स्टीम। यहां पे एक स्टीम या वर्किंग सब्सटेंस कोई गैस है जिसको पिस्टन वाले कंटेनर में मैंने रखा हुआ है। इसमें मैंने Q1 हीट दिया, ये गिवन हीट है जो गैस के अंदर जाएगा, यानी वर्किंग सब्सटेंस के अंदर जाएगा। कैसे जाएगा वो हमारा कंसर्न नहीं है। जहां से ये हीट आ रहा है उसको सोर्स कहते हैं, और सोर्स को हम हाई टेम्परेचर या हॉट रिजर्वायर, हॉट रिजर्वायर कहेंगे। और यहां से जो हीट रिजेक्ट करेगा गैस उसको Q2 रिजेक्टेड, उसके वैल्यू को लिखेंगे। अगर सॉल्विंग करेंगे तो ये नेगेटिव आएगा, लेकिन इसको पॉजिटिव में ही लिख देंगे बाद में, रिजेक्टेड। नेगेटिव वाले का मॉड लगा देंगे पॉजिटिव, तो हीट Q2 इज रिजेक्टेड। रिजेक्ट होके जहां जाएगा उसको सिंक कहेंगे और उसको कोल्ड रिजर्वायर कहेंगे। हॉट रिजर्वायर, कोल्ड रिजर्वायर, हाई टेम्परेचर, ये लो टेम्परेचर। तो आपको तीन चीजें लिखी हो सकती हैं, जैसे लिखा रह सकता है सोर्स से Q1 हीट आई, या हाई टेम्परेचर से Q1 हीट आई, या हॉट रिजर्वायर से Q1 हीट आई। और ऐसे लिखा Q2 हीट इज sent into sink, Q2 heat is absorbed at low temperature, Q2 heat is absorbed at cold reservoir। तो इधर तीन में से कोई एक शब्द लिखा रहेगा, इधर तीन में से एक शब्द लिखा रहेगा। यहां पे जो टेम्परेचर है सिंक का वो T2 है, और जो सोर्स का टेम्परेचर है T1 है। और हम रूल क्या है, T1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन T2, ये भी सवाल में लिखा रहेगा। ठीक है, इनका जो डिफरेंस है वो वर्क डन है, और वो वर्क डन हमको बाहर निकालना है गैस से, वर्क डन बाय सब्सटेंस। और ये वर्क डन हमारा आउटपुट होगा, यही वर्क डन हमारा आउटपुट है। तो क्या रूल है, W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। याद रखिए ये हीट रिजेक्टेड जरूरी है, लेकिन इसका मैंने मॉड ही लगा दिया, तो आगे चल के मॉड में हटा दूंगा तो Q2 की जगह मॉड Q2 है, ये दिमाग में रखिएगा। जो टेम्परेचर रिलीज्ड, हीट रिलीज्ड एट लो टेम्परेचर या सिंक है वो Q2 है। तो W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, ओनली वैल्यू विदाउट साइन, ओनली वैल्यू, ये हो गया। ठीक है, अदर रूल इज, एक तो फॉर्मूला ये हो गया पहला। दूसरा है कि Q1 इज nRT ln V2 by V1 for Carnot cycle, और Q2 is nRT ln V4 by V3 for Carnot cycle। तो अगर मैं Q2 का मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो ये nRT ln V3 by V4 आ जाएगा, V3 बड़ा है, और अदर रिलेशन इज V2 by V1 इज V3 by V4, ऐसा आ जाएगा। तो आप कहेंगे ये ln V3 by V4 ln V2 by V3 ये कट जाएगा अगर रेशियो लेंगे। यहां पे nRT1 ये nRT2, अभी मैं बता देता हूं कैसे आ रहा है, ज्यादा लल्लू छाप बातें मत करना। तो आपको फाइनली एक रिलेशन याद रखना है कि Q1 इज T1 एंड Q2 इज T2। तो आपको ये एक रिजल्ट है जो याद रखना है हमारे हीट इंजन्स के लिए। और कैसे आया वो अभी बताता हूं, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा जो हीट इंजन्स है वो बाई डिफॉल्ट किस साइकिल पे चलेगा, कॉर्नोट साइकिल पे चलेगा। Q1 by T1 is
Q1/Q2 is T1/T2. तो Q1 is proportional to T1, Q2 is proportional to T2, W is proportional to T1 minus T2. ये हमारे 3 रूल हैं बच्चों, जो इस कहानी में याद रखने हैं. जहां पे Q1 आ जाए वहां T1 बैठा दो, जहां Q2 आ जाए वहां T2 बैठा दो, जहां W आ जाए वहां T1 माइनस T2 बैठा दो. इतना करते चलो. अब ये कैसे आया ये मैं आपको सिखा देता हूं, कहानी खत्म हो जाएगी. बस कार्नोट इंजन मान के चलना है, और कार्नोट साइकिल में Q1/Q2 इज T1/T2. ये पहला रूल याद कर लेना. ठीक है, तो हर सवाल में हीट इंजन के Q1 की जगह T1, Q2 की जगह T2, W की जगह T1 माइनस T2 बैठा दो, आंसर आ जाएगा. अब आंसर निकालना मेन नहीं है, ये आया कैसे ये भी देख लो. एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन कार्नोट साइकिल. देखो कार्नोट साइकिल नहीं भी लिखा है तो भी कार्नोट साइकिल ही लेना है. कार्नोट साइकिल इज ईटा इज इक्वल टू W/Q1. सर याद है. W की जगह लिखा T1 माइनस T2 और Q1 की जगह लिखा T1. सर याद है. तो यहां लिखा 1 माइनस T2/T1. सर बहुत बढ़िया. 1 माइनस Q2/Q1. सर बहुत बढ़िया. Q2 Q1 पे मॉड लगा दिया जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो जाए. ये हमारा फॉर्मूला हो गया एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल. डायरेक्ट रिजल्ट लिख लो भाई. आप कहेंगे सर जो आपने अभी Q1 का आंसर लिखा या Q2 का आंसर लिखा वो तो आइसोथर्मल प्रोसेस का लिखा. हां, इन अ कार्नोट साइकिल. आप पढ़ना जरा एनसीईआरटी बच्चों. कार्नोट साइकिल में 4 साइकिल्स होते हैं. ABCD. ABCD नहीं, 1 2 3 4 लिखते हैं. 1 2 3 4. ये 1 से 2 आइसोथर्मल प्रोसेस है, 2 से 3 एडियाबैटिक प्रोसेस है, 3 से 1 आइसोथर्मल है, और 3 से 4 आइसोथर्मल है, 4 से 1 एडियाबैटिक. तो 1 से 2 आइसोथर्मल, 2 आइसोथर्मल है, 2 से 3 एडियाबैटिक, 3 से 4 आइसोथर्मल, और 4 से 1 फिर से एडियाबैटिक. तो सर क्या हम ये कह सकते हैं कि एडियाबैटिक का Q0 और एडियाबैटिक का Q0? बिल्कुल सही कह सकते हैं सर. तो इसका मतलब है यहां पे जो एक्सपेंशन हुआ, यहां पे हीट हमने दी वो Q1 हो गई, और यहां पे जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ यहां से जो हीट निकली Q2 हो गई, क्योंकि इनकी तो Q0 है. तो अगर मैं 4 प्रोसेस में 2 की Q0 है तो जो हीट दी होगी वो एक प्रोसेस में, जो हीट निकली होगी वो दूसरे प्रोसेस में. अच्छा, यहां से यहां तक टेम्परेचर का अगर वैल्यू T1 है, ये हाई टेम्परेचर है, और यहां पे टेम्परेचर का वैल्यू T2 है. क्यों? क्योंकि आइसोथर्मल में टेम्परेचर एक ही रहता है. तो यहां पे टेम्परेचर T1 है और यहां पे T2 है. तो बताओ इसमें जो हीट देना पड़ेगा ए से, मतलब पहले वाले प्रोसेस में, इसको Q1 बोल रहा हूं, तो nRT1 ln V2/V1. और Q2 जो हीट रिजेक्टेड होगा उसका वैल्यू 3 से 4 में अगर लिखेंगे तो nRT2 ln V4/V2 V3. लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव आने वाला है इसलिए मैं इसका मॉड लगा रहा हूं. तो Q2 का मॉड यानी कि 4 से 3 के लिए सॉल्व कर दे रहे हैं, मॉड लगा दे रहे हैं, क्योंकि हमें पता है ये नेगेटिव आएगा, V4 छोटा है. तो nRT2 ln V3/V4. अब एडियाबैटिक प्रोसेस सॉल्व कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि V1 और V2 और V1 का रेशो V3 और V4 के रेशो के बराबर है. जैसे कि हम लिख सकते हैं P1V1 इज इक्वल टू P2V2. P2V2 का पावर गामा इक्वल टू P3V3 का पावर गामा. ऐसे ही लिख सकते हैं P3V3 इक्वल टू P4V4. और P4V4 का पावर गामा इक्वल टू P1V1 का पावर गामा. थर्मोडायनेमिक्स के बाद हम
फ्लूइड वाला चैप्टर करेंगे, यानी फ्लूइड मैकेनिक्स वाला, प्रेशर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, ये फ्लूइड मैकेनिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड है उसमें, फ्लूइड वाला फ्लूइड मैकेनिक्स। अब इसमें थोड़ा अप्रोप्रिएटली रेशियो लेंगे, इसको इससे डिवाइड करो, इससे इसको डिवाइड करो और सॉल्व करोगे। तो अब मैं सॉल्व कर नहीं रहा हूं यार, अब आप लोग थोड़ा करना। V2/V1 का रेशियो V3/V4 आ जाएगा, V3/V4 आ जाएगा। अब ये सॉल्व करना, इन चारों को सॉल्व करोगे तो कभी ना कभी ये रेशियो बराबर आ जाएंगे। अगर ये बराबर आ गए तो मामला बन गया। अब बराबर आ गए तो मैंने रेशियो लिया, तो ये ln वाला ln से कट जाएगा, nr वाला nr से कट जाएगा, तो Q1/Q2 का रेशियो T1/T2 के रेशियो के बराबर हो जाएगा। तो जहां पे Q2/Q1 आता था वहां T2/T1 आ जाएगा, और जहां W आता था वहां T1 - T2 आ जाएगा। अगर ये खेल आप समझ गए कि सर अब आप ये बता दो फाइनली हमें क्या याद रखना है, तो मैंने कहा बच्चों हीट इंजन का सवाल आए तो जहां पर हीट गिवन है वहां का टेम्परेचर हाई होगा, जहां पे हीट रिजेक्टेड है वहां का टेम्परेचर लो होगा। तो हीट की जगह टेम्परेचर बिठाते जाना फॉर्मूले में, और T1 - T2 बिठाते जाना W की जगह। जब ये ऐसा बिठाना सीख जाओगे तब आपके सारे सवाल सॉल्व होने लगेंगे। जैसे एक एग्जांपल देखो, फाइनल बात यही याद रखनी है कि Q1 की जगह T1, Q2 की जगह T2। आज तक आपके हीट ट्रांसफर के बाकी लेक्चर्स नहीं मिले हैं? क्या बात कर दी यार। मैंने वैसे हीट ट्रांसफर के लेक्चर उसमें भी डाल दिए हैं, किसमें, यूट्यूब में अपने। तो उसमें का उसका लिंक एक भेज दूंगा, उसको देख लेना, और अच्छा लगे तो मेरा चैनल ज्वाइन कर लेना। मेरा पर्सनल चैनल है, माई क्लासरूम वाला नहीं, मेरा पर्सनल, कर्मेंद्र त्यागी@gmail.com। उसमें मेरा आई एम डिस्को डांसर का डांस भी मिलेगा आपको। फ्लूइड वाला चैप्टर अपने ही अलग है चैप्टर, वो किसी से रिलेटेड नहीं है भाई, अलग ही। चलिए सवाल करते हैं। लिखा कार्नोट इंजन हैज सेम एफिशिएंसी बिटवीन 100 and 500 T and 900। सेम एफिशिएंसी है तो हम बोलेंगे कि जो T1 और T2 का रेशियो है 1 - T2/T1 इक्वल टू 1 - T2/T1, 1 - 100/500 इक्वल टू 1 - T2 यानी T/900। 1 से 1 कैंसिल कर दिया, 500 से 100 कैंसिल कर दिया, तो T का वैल्यू 900/5 आ गया, यानी कि 180 केल्विन। हीट कंडक्शन एंड रेडिएशन का भेजा था आपने, बिल्कुल सही, हमने भेजा है। अगर आपको नहीं मिला है तो मैं लिंक भेज दूंगा, अगर मिल गया है उसमें देखना यार, कंडक्शन हीट का अलग से टॉपिक दिया होगा, हीट ट्रांसफर का।
चलिए ये सवाल हो गया, एक सवाल ये, एक सवाल ये, दो सवाल है, एक एक करके करते हैं। फिर मैं आपको रेफ्रिजरेटर भी बता देता हूं, इसका उल्टा प्रोसेस किस कॉल्ड रेफ्रिजरेटर, हीट का उल्टा प्रोसेस इज रेफ्रिजरेटर, वो भी बताता हूं। तो देखो सवाल लिखा, कार्नोट इंजन टेक्स 10⁻³ किलो कैलोरीज ऑफ हीट फ्रॉम ए रिजर्वायर एट 627 डिग्री। 627 डिग्री को अगर 273 से यानी 273 ऐड कर देंगे तो 900 केल्विन आ जाएगा। एग्जॉस्ट इनटू अ सिंक एट टेम्परेचर 27 डिग्री यानी T2 का वैल्यू 300 केल्विन है। एफिशिएंसी ऑफ इंजन विल बी, ये क्वेश्चन मार्क हो गया, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला 1 - T2 बाय T1। अगर 100 में चाहिए तो परसेंटेज एफिशिएंसी आ जाएगा, तो अभी तो आ रहा है 1/3 2/3 हो जाएगा। अदरवाइज एफिशिएंसी परसेंटेज में 66.7% हो गई। ठीक है, अब प्रॉब्लम वर्क परफॉर्म्ड बाय इंजन विल बी। तो अगर वर्क परफॉर्म की बात करोगे तो W और जो हीट गिया है वो 1000 है, बाय Q1 इक्वल टू T1 - T2 बाय T1। देखो जो चाहिए, वर्क चाहिए तो वर्क के सामने T1 - T2, Q1 के सामने T1, बस ऐसे ही रेशियो चिपकाते रहिए, आंसर आएगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला था, और वर्क डन पूछा गया सवाल में, Q1 यहां मल्टीप्लाई कर देंगे तो Q1 का वैल्यू है 1000 और यहां T1 - T2 का वैल्यू है 600 और T1 का वैल्यू है 900। टिडिंग 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 2/3, तो 2000/3 नहीं, किलो कैलोरी आंसर आ गया। बस रेशियो लेते जाइए और रेशियो को टेम्परेचर से रिप्लेस करते जाइए। जैसे अगर इस सवाल में Q2 पूछा होता, तो हम करते Q2/Q1 इक्वल टू T2/T1, बस ऐसे ही जो रेशियो लिख रहे हो इधर वैसे ही टेम्परेचर का रेशियो लिख दो, Q2 की जगह T2, Q1 की जगह T1, और बस इनको आपस में मैच कराते रहो, ऐसे घचपच करते रहिए, आंसर आता रहेगा। ये रहा नीचे भी एक सवाल है, लिखा कार्नोट इंजन हैज एफिशिएंसी 40% व्हेन द सिंक टेम्परेचर इज 27 डिग्री सी, द सोर्स टेम्परेचर विल बी। तो 40% है, इसका मतलब है ये 40/100 कर दिया, तो एफिशिएंसी हो गया 40/100 और इक्वल टू सिंक टेम्परेचर 27 है यानी 300 केल्विन है। सोर्स टेम्परेचर बताओ, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला 1 - T2/T1 और सिंक टेम्परेचर 300 दिया है, सोर्स टेम्परेचर पूछा, 1 माइनस करेंगे तो ये 2/5, तो 1 - 2/5 यानी 3/5 इक्वल टू T2/T1। तो T1 का वैल्यू आया 5 × 300/3, 500 केल्विन। अब ये रेफ्रिजरेटर की कहानी हो गई, लेकिन रेफ्रिजरेटर मैंने पढ़ाया नहीं है, इसलिए मैं पहले रेफ्रिजरेटर पढ़ा देता हूं आपको, उसके बाद सवाल करते हैं रेफ्रिजरेटर का। हीट इंजन एज रेफ्रिजरेटर की तरह कैसे हीट इंजन को चलाएंगे? उल्टा देखो, फ्रिज क्या करता है, फ्रिज अपने सराउंडिंग से Q2 हीट खींचता है। Q2 हीट खींचेगा किससे? लो टेम्परेचर रिजर्वायर से, लो टेम्परेचर से। यानी Q2, ये जो रेफ्रिजरेटर है ये फ्रिज के अंदर से Q2 हीट खींचता है। इसको हीट खींचने के लिए मजबूर करना पड़ता है, उसके लिए मेरे पास एक कंप्रेसर होता है जो एक्सटर्नल वर्क करके इस फ्रिज के अंदर से हीट खींचने को बोलता है। और इतना वर्क मुझे, यानी देखो जब भी फ्रिज
आप ऑन करिए, फ्रिज ऑन करिए, तो फ्रिज के अंदर की चीजें ठंडी होने लगती हैं। वो ठंडी कैसे होती है? क्या कोई जादू है जो ठंडा कर रहा है? नहीं, उसमें हमने देखा, या आप देखेंगे फ्रिज के पीछे तो आपको एक बड़ा काला सा डिब्बा मिलेगा जिसको बोलते हैं कंप्रेसर, और फ्रिज का सारा दारोमदार उस कंप्रेसर के ऊपर है। अगर कंप्रेसर खराब हो गया तो फ्रिज खराब हो गया, मतलब कंप्रेसर को बदलना पड़ेगा अगर खराब हो गया तो कंप्रेसर में और फ्रिज के अंदर थोड़ा पाइपिंग होती है, यानी कि ऐसे पाइपलाइन चल रही होती है पूरे में, वॉल्स में और सब जगह, और वो पाइप में आपको बताया जाता है कि एक गैस घूम रही है। हमारे एसी में भी ऐसा ही होता है। एसी हमारे रूम से हीट खींचता है, यानी गर्म हवा को खींचेगा। एसी में इधर हवा का सर्कुलेशन होता है, वो सारी हवा ठंडे ठंडे पाइप के कांटेक्ट में आके ठंडी हो जाती है, और दूसरे साइड से उस ठंडी हवा को वापस कमरे में, यानी तेरा तुझको अर्पण, ऐसे इधर से हवा खींची और उधर से हवा फेंक दी, ऊपर से हवा खींची और ऐसे फेंक दी नीचे से, तो क्या हुआ? या फिर आपने देखा होगा, जैसे आपने ना कई बार एक कार्टून देखा होगा, ऑगी वाला कार्टून देखा है क्या? कि उसको देखने से हमें पता चलता है कि अगर फ्रिज का दरवाजा थोड़ा सा खुला रह जाए तो पूरी दुनिया में सर्दी आ जाती है। ऑगी के घर का अगर फ्रिज का दरवाजा थोड़ा सा खुला हो तो पूरी दुनिया में सर्दी आ जाती है, सब जगह बर्फ गिरने लगती है, एकदम पूरा ग्लोब में आप देखोगे आइस एज आ गया। आइस एज का असली रीजन यही था कि ऑगी के फ्रिज का दरवाजा खुल गया था। लेकिन यहां हीट, इसमें देखेंगे आप कहानी तो आपको लगेगा यार इसने हीट Q2 खींची, और Q2 अपने आप नहीं खींचता। ऐसे नहीं कि फ्रिज लगा दिया तो Q2 हीट खींचने लगेगा। फ्रिज में ये कंप्रेसर क्या करता है? गैस को सडनली एक्सपैंड करता है। गैस को सडनली एक्सपैंड करता है तो गैस अचानक ठंडी हो जाती है, और उस ठंडी गैस को ऐसे पुश कर देता है किसके अंदर? फ्रिज के पाइप के अंदर। तो पाइप में एक्स्ट्रा ठंडी गैस जब घूमती है तो फ्रिज के अंदर की चीजों से हीट एक्सट्रैक्ट करने लगती है, यानी हीट खींचने लगती है। तो गैस को हीट मिल रही है, गैस वर्किंग सब्सटेंस है, वो ऐसे घूम के जा रहा है, तो गैस ने हीट खींच लिया। कहां से? लो टेम्परेचर रिजर्वायर। ये फ्रिज के अंदर से Q2 हीट खींच लिया। और ऐसा करने में हमने कंप्रेसर को एक ऐसे मोटर से और ऐसे मैकेनिज्म से कनेक्ट कर रखा था जिसने बिजली खा के गैस को एक्सपैंड किया था। तो जो कंप्रेसर है वो फ्री में नहीं चलता, उसको एक्सपैंड करने के लिए हमने एक मैकेनिज्म, एक सर्किट, एक मोटर, एक सिस्टम बना रखा होगा जिसने बाहर से एनर्जी खर्च करके गैस को एक्सपैंड किया था। ये बाहर से एनर्जी खर्च हुई, उसके बदले हीट एक्सट्रैक्ट हो गई Q2। तो क्या होगा? ये Q2 हीट जो एक्सट्रैक्ट हो गई इसको भी बाहर फेंकना पड़ेगा, और ये जो वर्क डन मिल गया है इसको भी बाहर फेंकना पड़ेगा। तो Q1 हीट हाई टेम्परेचर पे ये बाहर फेंक रहे। तो आप देखोगे फ्रिज की वॉल्स या एसी का आउटर नॉर्मल टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे होता है और बाहर हीट फेंक रहा होता है। अगर बाहर एसी के सामने, बाहर आउटर वाला जो एसी का डब्बा होता है उसके सामने खड़े हो जाओ तो ऐसी भयंकर गर्म हवा फेंक रहा होगा जो आप एकदम हिल जाएंगे। एक्स्ट्रा गर्मी फेंक रहा होगा। क्यों? क्योंकि वो अंदर से हीट खींच रहा है, वो भी बाहर फेंकना है उसे, और बाहर से मतलब ये जो वर्क डन इसको मिला है जिससे हीट खींच पाए वो भी बाहर। तो ये हमारा बिजली का बिल है, ये बिजली का खर्चा है जो ये हीट खींचने के लिए मैकेनिज्म करवा रहा है। तो ये वर्क हुआ, ये Q2 हीट खींचा और Q1। तो ऑगी में बताया हुआ कहानी इसलिए गलत है साइंस के हिसाब से कि बाहर की दुनिया में ज्यादा हीट फेंकेगा। तो अगर एसी का डोर ओपन रह जाए तो बाहर रूम ठंडा नहीं होता, उल्टा एसी खराब हो जाता है, या एसी के अंदर का टेम्परेचर भी अनयूजुअली हाई बढ़ जाता है, क्योंकि Q1 हीट आया उससे ज्यादा Q2 हीट उसको मिलने लगेगा। तो आप खेल समझ गए कि ये जो रेफ्रिजरेटर की तरह काम करना है, इसमें बस Q2 को T2 ही लिखना है, Q1 को T1 ही लिखना है, लेकिन यहां वर्क डन गैस दे नहीं रहा, वर्क हम कर रहे हैं जिससे कि गैस Q2 हीट खींच दे। तो रिवर्स हो गया, ऐसा लग रहा है Q2 प्लस W इज इक्वल टू Q1। सर पहले भी यही था, बस पहले W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 था, अब ये हीट अब्सॉर्ब हो रही है Q2 और Q1 सराउंडिंग में रिजेक्ट हो रही है। तो Q1 के करस्पॉन्डिंग सेम कहानी है। इसमें कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस नाम का कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस नाम का एक बनाते हैं, जैसे एफिशिएंसी है उसकी तरह कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बनाया और उसका फॉर्मूला है Q2 बाई W।
लेकिन Q2 की जगह बच्चों क्या लिखेंगे T2, और W की जगह क्या लिखेंगे T1 माइनस T2। जो आज की क्लास में ये समझ के गया कि Q2 आ जाए तो T2, Q1 आ जाए तो T1, W आ जाए तो T1 माइनस T2 लगाते रहो, अपने आप आंसर आता जाएगा। वो आज बहुत बहुत खुश हो जाएगा। आज अब जब आप हीट इंजन के कोई भी सवाल करेंगे किसी भी बुकलेट से, तो आपको खटाखट 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 सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। आप अमेज रह जाएंगे, यार ये क्या हो रहा है, हमारे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। पर Q2 आ गया, Q2 बाय W, ये याद रखना है। हम लोग ठंडा क्या कर रहे हैं Q2, तो हमारा फ्रिज का काम क्या है, हीट खींचना Q2, और उसके लिए हमको कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है, हमें बाहर से कितनी बिजली खर्च करनी पड़ रही है W। तो Q2 बाई W को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ये 1 से बड़ा भी आ सकता है, इसलिए इसकी चिंता नहीं करना। एफिशिएंसी 1 से बड़ी नहीं आती, ये 1 से बड़ा आ सकता है। अब एक सवाल देख लेते हैं। लिखा है कार्नोट इंजन वर्क्स एज रेफ्रिजरेटर इन बिटवीन 0 एंड 27। 0 मतलब T2 टेम्परेचर हो गया 273 और T1 टेम्परेचर हो गया 300। हाउ मच एनर्जी नीडेड टू फ्रीज द आइस, फाइंड वर्क एफिशिएंसी कोफिशिएंट, यानी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। बीटा का वैल्यू चाहिए तो Q2 बाय W। Q2 की जगह लिख दिया T2, 273 डिवाइडेड बाय 300 माइनस 273, तो आंसर हो जाएगा 273 डिवाइडेड बाय 27। ये हो गया। चलिए, ये होमवर्क है, खुद कर लेना। लिखा हुआ है कार्नोट इंजन वर्क्स एज रेफ्रिजरेटर between 250 and 300 Kelvin if it acquires 750 calorie heat from source at low temperature। लो टेम्परेचर से जो हीट मिलती है उसको Q2 कहते हैं। Q2 मतलब 250 वाला। और देन हीट जनरेटेड एट हायर टेम्परेचर यानी Q1 पूछा है, तो Q2 बाई Q1 का वैल्यू हो जाएगा T2 बाई T1। क्वेश्चन पूछा है Q1 का वैल्यू बताओ, तो Q1 का आंसर हो जाएगा T1 इंटू Q2 अपॉन T2। T1 की जगह लिख दिया 300, Q2 की जगह लिख दिया 750 डिवाइडेड बाय, इसकी जगह लिख दिया 250 और सॉल्व कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 900 हो गया। 900 जूल नहीं, कैलोरी लिख देते, कैलोरी यूनिट सेम रखेंगे। तो इसका मतलब है कि इसने 750 कैलोरी अब्सॉर्ब किया, 900 कैलोरी बाहर फेंक दिया, और इसका मतलब है 150 कैलोरी का इस पे वर्क हुआ होगा। यानी फ्रिज ने बिजली खर्च की 150 कैलोरी की, और यहां से यहां तक हीट निकल गई। इतना हीट अब्सॉर्ब किया सराउंडिंग में। आप देखो अगर फ्रिज को टच करना तो फ्रिज का जो आउटर वॉल है वो अनयूजुअली हाई गर्म होती है। मतलब ऐसा नहीं कि रूम सर गर्मी थी कमरे में, ऐसा नहीं है। और दीवार से ज्यादा चिपका के फ्रिज को इसलिए नहीं लगाया जाता, क्यों? क्योंकि दीवार से थोड़ा दूर रखो, उसको थोड़ा सा ओपन में रखो, क्योंकि वो हीट अगर फेंकेगा बाहर, ये Q2 का वैल्यू Q1 का वैल्यू बढ़ेगा तभी Q2 का वैल्यू बढ़ पाएगा, नहीं तो Q2 नहीं बढ़ पाएगा। अब इस तरह के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको जरा जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। एडवांस सॉरी मेंस का सवाल है, लेकिन यह सवाल एडवांस में भी पूछा जा चुका है। फटाफट 1 मिनट में करते हैं। लिखा है 3 कार्नोट, देखो अभी घबराना नहीं, कभी भी कार्नोट इंजन आ जाए बस Q1 को T1, Q2 को T2 ऐसे ही करते रहेंगे और गाना गाते रहेंगे। उसके अलावा कुछ कार्नोट इंजन सीरीज में होते हैं। सीरीज का मतलब है एक कार्नोट इंजन के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा लगा दिए जाए, और इधर से Q1 हीट आए और उधर से Q2 जाए। तो कभी आपने ऐसे वाला वेव देखा, ऐसे करके बनाते हैं, फिर दूसरा वाला ऐसे लेता है, फिर तीसरे को देता है, फिर तीसरा वाला ऐसे लेता है, चौथे को देता है। बिल्कुल वैसे ही है, एक ने जो हीट सिंक में भेजी, दूसरे ने वही हीट खा के दूसरे को भेज दी। यानी एक का सिंक दूसरे का सोर्स है, और वो दूसरे का जो सोर्स है वो तीसरे का सिंक है। तो खेल आप समझ गए कि T1 से एक हीट आया इस पर और इसने आगे वाले को दे दिया, तो इसका मतलब है जो पहले वाले इंजन का सिंक है वो दूसरे वाले इंजन का सोर्स है। खेल समझ गए आप? देखो कहानी लिखा हुआ है 3 इंजन ऑपरेटिंग इन सीरीज बिटवीन हीट सोर्सेज T1, T2, T3, T4। T1 से छोटा T2, T2 से छोटा T3, T3 से छोटा T4 है। अदर 2 रिजर्वायर टेम्परेचर T2, T4, T3, 3 इंजन इक्वली एफिशिएंट, यानी सबकी एफिशिएंसी बराबर है। तो मैंने बोला कि पहले वाले की एफिशिएंसी इक्वल टू 1 माइनस
T2 by T1 equal to 1 minus T3 by T2 equal to 1 minus T4 by T3। खेल समझ गए? बोल रहा है 3 इंजन आर इक्वली एफिशिएंट, एफिशिएंसी सेम कर दी, 1 1 1 सब में काट दो, तो ऐसा लग रहा है T2 by T1 इज इक्वल टू T3 by T2। अगर इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दें तो T2 स्क्वायर इक्वल टू T1 T3। अगर मैं आखिरी वाले दोनों को कंबाइन कर दूं तो T3 by T2 इज इक्वल टू T4 by T3। इससे पता चला T3 स्क्वायर इक्वल टू T2 T4। अब सवाल में देखो T2 का वैल्यू और T3 का वैल्यू T1 और T4 के टर्म्स में पूछा है, तो T2 का वैल्यू T1 और T3 में आया, अगर मैं T3 को यहां से यहां रख दूं तो T1 और T4 में आ जाएगा। तो T2 स्क्वायर का वैल्यू लिखा, T2 स्क्वायर इक्वल टू T1 इंटू T3, T3 की जगह लिख दिया रूट ऑफ T2 इंटू T4। अब ये रूट का मतलब पावर 1/2 है, तो इस 1/2 से डिवाइड कर दिया, तो T2 का पावर 2 डिवाइडेड बाय T2 का पावर 1/2 इक्वल टू T1 इंटू T4 का पावर 1/2। इसको थोड़ा और सॉल्व किया तो ये ऊपर चला जाएगा 2 माइनस 1/2 यानी 5/2, तो T2 का पावर 2 माइनस 1/2 यानी 3/2, 3/2 इक्वल टू T1 इंटू T4 का पावर 1/2। अब ये 1/2 चाहो तो हटा दो और T2 का निकालना है तो इसका पावर 2/3 से पूरा मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो T2 इज इक्वल टू T1 का पावर 2/3 इंटू T4 का पावर 1/3। क्या ऐसा कोई ऑप्शन आ रहा है कि T1 का पावर 2/3 और T4 का पावर 1/3? ये वाला आ रहा है T1, हाँ ये वाला आ रहा है, देखो बहुत सिंपल है कहानी, बहुत सिंपल कहानी है, जीपी जैसा बन गया, कहानी सॉल्व हो जाएगी। ऐसे क्या दूसरा वाला भी ऑप्शन निकाल पाओगे? बिल्कुल निकाल पाओगे, बी वाला ही आएगा लेकिन दूसरा सवाल भी सॉल्व कर पाओगे। यहां पे हम T2 को रिप्लेस कर देते तो T3 T1 T4 के टर्म्स में आ जाएगा। इस तरीके से सॉल्व कर लो। क्या सीरीज, यही एक बहुत डिफिकल्ट सवाल आया है, सीरीज देखिए कितना आसानी सॉल्व हो गया। एक और सीरीज का क्वेश्चन आगे है, वो आप खुद ट्राई करना, होमवर्क है। ऐसे मैं 1-2 सवाल और भेज दूंगा आपको, आप सॉल्व कर लेना। अब हम लोग थर्मोडायनामिक हीट इंजन के बारे में और नहीं पढ़ेंगे, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। नमस्कार।